हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? हम बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे रेडी क्यू में। जब हम सीपीयू पे वर्क करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो हमारे एग्जीक्यूट होने होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो उनको शेड्यूल करने के लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और उनको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहले हम देख लें प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव। दो टाइप के होते हैं, प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव। तो प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वो होते हैं जैसे हमारी कोई रेडी क्यू है। एक मिनट। देखिए, हमारी मान लो कोई यहाँ पे रेडी क्यू है। ठीक है, तो रेडी क्यू में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, मान लो P1 प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, P2 प्रोसेस है, प्रोसेस P3 है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये प्रोसेस हमारे आगे तक जा रहे हैं। तो एक रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हुए हमारी जो सीपीयू के अंदर इस रेडी क्यू में से किसी एक ही प्रोसेस को हम देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं यूनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। यूनी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है एक ही सीपीयू है हमारे पास और उसी पे हमने इन सभी प्रोसेसेस को रन करना है। तो एक सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करके उसको प्रोसेस असाइन करेंगे। मान लो हमने P1 प्रोसेस असाइन कर दिया, तो सीपीयू के अंदर P1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर हम P2 कंप्लीट होने के बाद P3 असाइन करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, P3 का एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब जब हम यहाँ पे प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं तो इस प्रीएम्प्टिव से मीनिंग क्या है वो आपको समझा देते हैं। देखिए, प्रीएम्प्टिव क्या है, ये हमारी रेडी क्यू है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सीपीयू है। ठीक है, तो इस रेडी क्यू में जो अभी मैंने बताया था बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसमें से कोई एक प्रोसेस रनिंग क्यू में गया। ठीक है, ये रनिंग क्यू में गया सीपीयू के पास, और रनिंग होने के कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये वापस रेडी क्यू में डाल दिया और कोई दूसरा प्रोसेस था उसको इसकी जगह भेज दिया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि कोई मान लो हमारा प्रोसेस रन हो रहा है और वो प्रिम्प्ट हो जाता है, तो वो कौन सी क्यू में जाएगा, तो वो हमेशा रेडी क्यू में जाता है। ठीक है, रनिंग क्यू से कोई भी जो हमारा है कोई भी प्रोसेस अगर सीपीयू में है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट करे, चाहे वो प्रिम्प्ट हो जाए किसी कारण से, तो वो रेडी क्यू में दोबारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है SRTF। इनसे समझते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक P1 है, मैं दो का ही एग्जांपल ले लेता हूं, और एक P2 प्रोसेस है। एक P1 प्रोसेस है और एक P2 प्रोसेस है। ये दो प्रोसेस है हमारे रेडी क्यू के अंदर, और अब हमें इनको सीपीयू के अंदर असाइन कराना है सीपीयू। तो जब हम अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का यूज करते हैं, तो मान लो ये होना है हमारा 5 टाइम्स लेगा और ये 2 मिनट का टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो P2 होगा, और P2 कंप्लीट होने के बाद P1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। और इसी बीच अगर P3 आ गया कोई और उसका टाइम है 1, उसका टाइम है 1, तो हमारा P2 से पहले P3 एग्जीक्यूट होगा। मान लो यहाँ पे मैं 3 टाइम दे देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही 1 मिनट ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसका टाइम 2 है, इसका टाइम 5 है और इसका टाइम क्या है, 1 है। तो ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम P3 का हो गया। तो P2 को बीच में ही रेडी क्यू में भेज देगा और P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। उसके बाद आता है LRTF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या है, SRTF का उल्टा करेगा, यानी जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इसी एग्जांपल को ले, P1, P2 और P3 तीन प्रोसेसेस हैं हमारे पास,
और अगर हम LRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा और P3 एग्जीक्यूट होगा। और सपोज कीजिए यहाँ पे एक P4 और भी आ गया, ठीक है, P4 आ गया और हमारा जो P1 एग्जीक्यूट होने लग रहा है और P4 जो आया उसका टाइम मिल गया उसको 7, तो 7 मिल गया तो P1 को वहीं पे प्रिम्प्ट कर देगा, हटा देगा, रेडी क्यू में भेज देगा और P4 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फिर आता है हमारा राउंड रोबिन एल्गोरिथम। ये जो हमारा है, एक तो ये वाला एल्गोरिथम राउंड रोबिन, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एक SRTF से, ठीक है। ये दो हमारे एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव के अंदर जिनके अंदर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमारा बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा अरेंज करके जगह बना लेता हूं, फिर आपको राउंड रोबिन के बारे में समझाते हैं। तो राउंड रोबिन क्या होता है, अब देखिए जब हम एक ही प्रोसेस को बार बार, अगर मान लो हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट किया तो कोई ना कोई प्रोसेस आते रहते सीपीयू के अंदर, उनका टाइम जो पहले प्रोसेस था उसके बाद उसमें क्या रहेगा, वही रन होते रहेंगे जो कम टाइम के आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आया था वो वेट ही कर रहा है क्योंकि उससे कम जो टाइम के वो प्रोसेस आ रहे हैं और वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को यूज कर रहा है। ऐसे ही LRTF में होगा, रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिल पाएगा उसको, LRTF में भी होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा से ज्यादा मिले, सबको रिस्पॉन्स टाइम मिले, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम में क्या करता है, जितने भी हमारे रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस है हम सभी को टाइम शेयरिंग कर देते हैं। मान लो हमने कर दिया 2 सेकंड का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस 1 2 सेकंड रन होगा, फिर रेडी क्यू में चला जाएगा, फिर प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के लिए, फिर रेडी क्यू में चला जाएगा, फिर P3 हमारा एग्जीक्यूट होगा कुछ सेकंड के लिए और फिर हमारा किस में चला जाएगा, वो रेडी क्यू में चला जाएगा। यानी जैसे जैसे मान लो कोई प्रोसेस है ही 2 सेकंड्स का, तो फर्स्ट राउंड में ही क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी का 4 या 5 है तो वो दो बार में क्लियर होगा, लेकिन सबको बराबर बराबर टाइम मिलेगा। P1 भी 2 सेकंड के लिए, P2 भी 2 सेकंड के लिए, P3 भी 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फिर है प्रायोरिटी बेस्ड। देखिए प्रायोरिटी बेस्ड हमारा दोनों में इंक्लूड हो जाता है, प्रीएम्प्टिव में भी और नॉन प्रीएम्प्टिव में। तो प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम क्या होते हैं, कुछ एक एल्गोरिथम होते हैं जो हमारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए जरूरी होते हैं, सॉरी कुछ एक प्रोसेस होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो सिस्टम के प्रोसेस होते हैं वो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मान लो हम कोई जॉब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जो सिस्टम का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होना जरूरी ही है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस रन हो रहा है वो रेडी क्यू में चला जाएगा और पहले वो एग्जीक्यूट होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी सबसे कम प्रायोरिटी होती है वो 0 होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी 9 होती है और नॉर्मल प्रायोरिटी हमारी 5 होती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी हम असाइन करते हैं प्रोसेस को और उस प्रायोरिटी के बेस पे ही हमारे प्रोसेस क्या होंगे, रन होंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी का सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी का सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये है हमारे प्रिमिटिव एल्गोरिथम। इनको हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे और कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। अब इसके बाद आता हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होते हैं, मान लो हमारे रेडी क्यू में 4 प्रोसेस है, यहाँ पे ये हमारी रेडी क्यू है और उसके अंदर 4 प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, मैं 3 ही ले लेता हूं, ठीक है, P3 है। ये हमारे पास 3 प्रोसेस है रेडी क्यू के अंदर और इसमें क्या कर रहा है, जब ये कोई भी एक प्रोसेस अगर हमने असाइन कर दिया सीपीयू को, अगर कोई भी एक प्रोसेस हमने सीपीयू को असाइन कर दिया, यहाँ पे रनिंग में डाल दिया, तो वो क्या होगा, पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो पहले P1 गया, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट होने के बाद हमारा प्रोसेस 2 इसके पास जाएगा। ये नहीं कि आधा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ और फिर इसको हमने हटा के रेडी क्यू में डाल दिया, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये प्रिंट कभी नहीं करेगा। अगर एक प्रोसेस हमने असाइन कर दिया तो वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट
होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें तो ये तीन मेनली हमारे रहते हैं इसमें, ये वाले FCF है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, और SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हमारे पास रेडी क्यू में ये तीन प्रोसेस हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट क्रो करें तो हमारा मान लो P2 आया 0 नंबर टाइम पे, P1 आया 1 नंबर टाइम पे, और P3 आया हमारा 3 नंबर टाइम पे। तो क्या होगा, पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा। क्यों, पहले P2 आया है, फिर P1 आया है, फिर P3 आया, जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। और इनका बर्स्ट टाइम मतलब ये एग्जीक्यूट होकर हमारा P1 10 सेकंड में खत्म होना था, तो 10 सेकंड के लिए पूरा एग्जीक्यूट होगा ये P1, फिर हमारा P3 आएगा, P2 पहले आएगा। जैसे ही CPU रेडी क्यू आएगी तो P2 प्रोसेस मिलेगा उसको, P2 को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, तब तक P1 आ जाएगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होने के बाद P3 एग्जीक्यूट। अब फिर सेकंड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, जिसकी जॉब शॉर्टेस्ट है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इनको मान ले 103 है ये बर्स्ट टाइम है इसका, तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P2 का, तो P2 को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर P1 को करेगा, फिर P3 को करेगा। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF। लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करेगा, जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे P3 को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 को करेगा, फिर P1 को करेगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोसेसर P4 आ गया, कोई प्रोसेस P4 आ गया और उसका टाइम है 2, तो P1 से पहले P4 एग्जीक्यूट होगा और फिर P1 एग्जीक्यूट, ऐसे होते हैं। फिर हमारा है एक मल्टी लेवल क्यू और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट और प्रायोरिटी बेस्ड। ये हम आपको एक एक करके नेक्स्ट क्लास में इनको करेंगे कि हमारे कैसे वर्क करते हैं। इनके न्यूमेरिकल से ज्यादातर आते हैं, थ्योरीज में इतना ज्यादा नहीं है, तो एक एक को करके एक एक न्यूमेरिकल इनके करेंगे और समझेंगे कैसे ये वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।